नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है और हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। ठीक है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। अब देखते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूरोल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी तथा बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों को भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। वह काल देखते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, यह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो यह 1000 ईसा पूर्व से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण की प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की रचना हुई है। उपनिषद और लौकिक संस्कृत में पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई। ठीक है। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल के प्रवेश कर चुकी थी। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों और अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। ठीक है। तो ये इसको 3 भागों में बांटा गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ और संचालन को नियमित करने के लिए दी हैं। और अभिधम्म पिटक में चित्त, चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं मिलिंदपन्हो, महावंश, दीपवंश, अट्ठकथा साहित्य आदि। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं, सद्नीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मोगलान व्याकरण। सद्नीति व्याकरण की रचना अग्गवंश ने की थी, जो एक बर्मी भिक्षु थे। श्रीलंका के मोगलान ने मोगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः
मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। ठीक है। प्राकृत प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा और हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी गई है। ठीक है। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, सौरसेनी। परंतु हेमचंद ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 भेदों में वर्गीकृत किया है: अर्धमागधी, चूलिया, पैसाची और अपभ्रंश। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है: सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणायत, बाहुलिक, अवंतिजा तथा प्राच्य। साहित्य महत्ता आदि की दृष्टि से सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। प्राकृत के भी प्रकार हैं। प्राकृत के निम्न प्रकार हैं: सौरसेनी प्राकृत और अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, महाराष्ट्री। ठीक। अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र या बाघभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा और दंडी ने इसे आभिरादि की भाषा कहा। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किए। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईसा पूर्व स्वीकारा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास माना है। मार्कंडेय व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं: नागर, उपनागर, ब्राह्मण। दोहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और व भाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। और पैसाची अपभ्रंश पंजाबी। ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी। खस अपभ्रंश पहाड़ी। महाराष्ट्री अपभ्रंश मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं। उन्होंने पवमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की। पवमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत 10वीं शताब्दी में हुई। इनकी भी 3 रचनाएं हैं: महापुराण, रय कुमारचर्यु और जसहरचर्यु। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। कनकामर मुनि की करकनचर्यु चरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काल की कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अपभ्रंश काल की रचनाएं: प्राकृत व्याकरण जैनाचार्य हेमचंद्र, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, राउलवेल रोड़ा, संदेश रासक अब्दुल रहमान, पाहुण दोहा राम सिंह, उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति, श्रावकाचार्य देवसेन आदि। ठीक है। अब हम